तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम एक न्यूज ब्रॉडकास्ट का सीन देखते हैं जिसमें स्टेला के हागोनाइट एकेडमी टोक्यो में एडमिशन की खबर दिखाई जाती है और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर हासिल करके उसे अब तक के सबसे टैलेंटेड और सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट माना जाता है। और आज स्टेला का हागोनाइट एकेडमी में पहला दिन था और उसे एक लेडी ने खास तौर पर पिक किया जो असल में एकेडमी की प्रिंसिपल होती है। दूसरी तरफ एक लड़का इके कुरोगेन जो एकेडमी के ग्राउंड में स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था और वो हर दिन बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करता था क्योंकि बचपन से ही उसे हर कोई सबसे कमजोर इंसान मानता था और उसके पास ना तो मैजिक थी और ना ही तलवार चलाने की कोई खास एबिलिटी। जबकि ये दौर इंसानों और ब्लेजेस एबिलिटी का था जहाँ हर कोई स्पिरिट ऑफ वेपन स्वॉर्ड या अलग अलग लेवल की मैजिक को समन कर सकते हैं। लेकिन अपने कमजोरी के बावजूद इके ने ठान लिया है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लेजर नाइट बनेगा। और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद इके अपने रूम में वापस गया लेकिन वो हैरान रह गया क्योंकि उसके कमरे में एक लड़की थी और वो सिर्फ अंडरवियर में थी और चीजों को बराबर करने के लिए इके ने खुद ही अपने कपड़े उतार दिए जिसे देखकर स्टेला ने उसे थरकी समझा और स्टेला ने इस घटना की शिकायत प्रिंसिपल से किया और फिर प्रिंसिपल ने इके से कहा कि वो इस गलतफहमी के लिए स्टेला से माफी मांगे। लेकिन फिर से इके ने गलती से अंडरवियर का जिक्र कर दिया जो सुनते ही स्टेला तुरंत गुस्से में आ गई। हालांकि वो तब शांत हो गई जब इके ने कहा कि स्टेला का शरीर बहुत सुंदर है और इसके बाद वो दोनों फिर से कमरे को लेकर बहस करने लगे क्योंकि इके को लगा था कि वो उसका कमरा है। और थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल वहाँ पर आई और उसने बताया कि स्टेला और इके को एक ही कमरे में रखा गया है। और फिर प्रिंसिपल ने उनको समझाया कि उनको एक ही कमरे में इसलिए रखा गया है क्योंकि इके क्लास एफ का सबसे बेकार स्टूडेंट था जबकि स्टेला क्लास ए की हाईएस्ट लेवल स्टूडेंट थी। और इसके बाद दोनों कमरे के नियमों को लेकर फिर से बहस करने लगे और स्टेला ने इके से कहा कि वो उससे बात ना करे और ना ही उसे देखे। और इधर इके भी अपना खुद का नियम बनाना चाहता था और आखिरकार प्रिंसिपल ने उनको स्वॉर्ड फाइट करने के लिए कहा और उसमें जो जीतेगा वही नियम बनाएगा। और इके ने बिना डरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। भले ही स्टेला एक रैंक का स्टूडेंट थी और इके का कहना था कि हमेशा ताकत पर ही नहीं जीतता और लड़ाई से पहले स्टेला ने कहा कि जो जीतेगा वो मास्टर होगा और हारने वाले को सर्वेंट बनना होगा। और दोनों ने इस बात के लिए एग्री किया और आखिरकार बैटल अरेना में पहुंचे और सभी रूल जानने के बाद दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। और इके ने अपनी फ्लैगशिप शॉट इंतेत्सु निकाली और स्टेला ने अपनी फायर शॉट लेब्रेटन का यूज किया लेकिन इके ने फिर भी फायर शॉट के अटैक को सहने में सक्षम था। और प्रिंसिपल ने अपने बगल में खड़ी हुई लड़की से कहा कि ये लड़ाई काफी जबरदस्त है और भले ही इके कमजोर है लेकिन उसकी एबिलिटी लगभग स्टेला के बराबर थी। और स्टेला ने कई बार अपनी तलवार से हमला किया लेकिन इके ने सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव मोड में लड़ाई की। और ये इके की स्ट्रेटेजी थी कि वो स्टेला की तलवार की मूवमेंट्स को ध्यान से देखे और अपनी नकल करने की काबिलियत को इस्तेमाल करे। और दुश्मन की मूवमेंट्स को ध्यान से देखने के बाद इके ने स्टेला के ऊपर उसी मूव के साथ काउंटर अटैक किया और इसे ब्लेड स्टील टेक्निक कहा गया। और फिर उसने अपनी तलवार स्टेला के कंधे पर रख दिया जिससे वो चौंक गई। और ये देखकर स्टेला ने लड़ाई को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया और गुस्से में स्टेला ने तुरंत फायर ड्रैगन मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। लेकिन इके जो अब तक कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग किया था और उसने भी स्टेला के ऊपर नोबल आर्ट मूव से हमला किया और उसे हरा दिया और इस मैच को इके ने जीत लिया। और लड़ाई के बाद स्टेला को तुरंत स्कूल क्लिनिक में इलाज के लिए ले जाया गया। वही प्रिंसिपल भी उससे मिलने आई और स्टेला ने कहा कि इके कमजोर नहीं है क्योंकि उसने उसे हरा दिया लेकिन फिर भी क्यों इके को रैंक एफ पर रखा गया था और उसे सबसे बेकार क्यों कहा जाता था। और फिर प्रिंसिपल ने उसे समझाया कि इके लड़ाई में काफी ताकतवर है और वो कड़ी मेहनत से प्रैक्टिस करता है लेकिन उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है और इसी कारण वो अपने क्लास में आगे नहीं बढ़ पाया और ब्लेजर क्लास के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। और फिर प्रिंसिपल ने कहा कि इके ने कभी हार नहीं मानी भले ही एकेडमी का सिस्टम उसे मैजिक नाइट बनने से रोक रहा था। और तब से स्टेला ने इके को हल्के में लेना बंद कर दिया भले ही वो रैंक एफ पर था। और स्टेला ने अपने हार को स्पोर्टी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया और वो अपने कमरे में जाकर इके की सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो गई। और जब इके सो रहा था स्टेला ने गलती से इके का पीठ देख लिया और ये पहली बार था जब उसने किसी लड़के का शरीर देखा। और इसके बाद जब इके जागने वाला था तो स्टेला इतनी हैरान हो गई कि उसने इके के सर पर मार दिया। और इसके बाद इके ने स्टेला से कहा कि वो उसकी सर्वेंट बने लेकिन स्टेला ने इस एग्रीमेंट को बंद करने की बात करी। और इके ने कहा कि वर्मिलियन किंगडम की प्रिंसेस कभी भी स्वॉर्ड नाइट के प्रॉमिस को नहीं तोड़ेगी। और फिर उसने प्यार से स्टेला को पहला ऑर्डर दिया कि वो उसकी रूममेट बने और तब से वो दोनों एक साथ घुलने मिलने लगे और दोस्त बन गए। दूसरी तरफ एक खूबसूरत लड़की शिजुको जो इके की छोटी बहन थी और ये उसका हागोनाइट एकेडमी में पहला दिन था। और उसी समय स्टेला और इके को स्कूल के ग्राउंड में जॉगिंग करते हुए देखा गया ताकि वो लोग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सके। और इके खुश था क्योंकि स्टेला ने उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए हाँ किया था भले ही वो पहले से ही बहुत ताकतवर है। और इके ने ट्रेनिंग जारी रखने से पहले अपने वाटर बोतल से पानी पिया और फिर उसने स्टेला को भी पानी पीने के लिए ऑफर किया लेकिन स्टेला ने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि ये एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। और इके के चिढ़ाने के बाद स्टेला ने आखिरकार बोतल से पानी पीने का फैसला किया। और उसी दिन सुबह इके काफी खुश नजर आ रहा था और स्टेला ने उससे पूछा कि आखिर वो इतना खुश क्यों है। तो इके ने बताया कि आज उसकी छोटी बहन का इस एकेडमी में पहला दिन है। और जब स्कूल की घंटी बजी तो एक फीमेल टीचर यूरी चैन लेक्चर समझा रही थी और इके और स्टेला एक दूसरे के बगल में बैठे थे और टीचर का 7 स्टार फाइटिंग फेस्टिवल के बारे में लेक्चर ध्यान से सुन रहे थे। और आमतौर पर स्कूल इस फेस्टिवल के लिए चुने हुए स्टूडेंट को भेजता था लेकिन अब ये स्टूडेंट के सिलेक्शन बैटल के जरिए तय किया जाएगा जो अगले हफ्ते से शुरू होगी। और इसके बाद स्टेला ने यूरी चैन से पूछा कि हर स्टूडेंट को कितने मैच खेलने होंगे। तो यूरी चैन ने कहा कि लगभग हर स्टूडेंट को 10 मैच खेलने होंगे और ये मानते हुए कि स्टूडेंट को कम से कम हर 3 दिन में एक बार मुकाबला करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि इस साल इके सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जब यूरी चैन ने इस बात को एक्साइटेड होकर कहा तो वो अचानक बेहोश हो गई क्योंकि वो असल में बीमार
बीमार थी और फिर यूरी चैन को इलाज के लिए स्कूल क्लिनिक ले जाया गया और क्लिनिक रूम में भी स्टेला और ईके को यूरी चैन के साथ देखा गया और ईके खुश था क्योंकि वो पहली टीचर थी जिन्होंने इस साल उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेचुलेट किया। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए और जब ईके और स्टेला कमरे की तरफ जा रहे थे तभी अचानक एक लड़की ने ईके को गले लगा लिया और उस लड़की का नाम कागामी था और वो ईके की क्लासमेट और न्यूज क्लब से थी और उसने कहा कि वो ईके की फैन है क्योंकि उसने कल का उसका मैच देखा था और कागामी ने ईके के बारे में न्यूज बनाने और इसका इंटरव्यू लेना चाहती थी और स्टेला इस चीज से जलन महसूस कर रही थी और वो तुरंत वहाँ से चली गई। और फिर ईकी ने स्टेला का पीछा करने की कोशिश की और स्टेला का पीछा करते समय दूसरी ओर से शिजुको ने ईकी को पुकारा और वो ईकी के पास आई और उसे तुरंत गले लगाकर किस कर दिया और ये देखकर स्टेला और भी ज्यादा जलन महसूस करने लगी। लेकिन शिजुको के अनुसार किस करना स्नेह का प्रतीक है क्योंकि वो 4 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। और आखिरकार शिजुको और स्टेला के बीच में बहस शुरू हो गई जो लड़ाई तक पहुंच गई और उनका लड़ाई इतना फास्ट था कि स्कूल की बिल्डिंग को डैमेज पहुंचा। और इस घटना के बाद दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया और दोनों को स्कूल के 27 बाथरूम साफ करने की सजा दी गई और सजा के दौरान भी दोनों एक दूसरे के साथ बहस और एक दूसरे को चिढ़ाते रहे। और शिजुको ने स्टेला से कहा कि वो ईके की असली हालत नहीं जानती क्योंकि उसे कभी भी अपने परिवार में इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया और अब केवल बस वही उसके पास है। और टॉयलेट साफ करने के बाद शिजुको अपने कमरे में चली गई और पता चला कि वो भी एक लड़के जिसका नाम नागी हरिश्विन था उसके साथ कमरा शेयर करना होगा। और दूसरी तरफ स्टेला शिजुको की बातों के बारे में सोच रही थी कि इसका मतलब क्या है, ईके को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। और स्टेला क्यूरियस होकर ईके से इस बारे में पूछा और ईके ने मजबूरी में स्टेला को बताया कि वो हीरो जिसने पिछले वर्ल्ड वॉर में जापान को जीत दिलाया था उसका नाम रायोमा कुरागामे था और वो असल में ईके के दादाजी थे और वो ईके के रोल मॉडल थे। और हर पीढ़ी में कुरोगन फैमिली ने हमेशा टैलेंटेड ब्लेजर्स पैदा किए हैं लेकिन ईके में वो टैलेंट नहीं था। इसके कारण उसके मॉम डैड और उसके भाई बहन ने कभी उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी। और ईके जो उनकी बात सुन सुनकर थक चुका था उसने घर छोड़ने का फैसला किया। हालांकि रियोमा ने ईकी को ढूंढा और उसे घर वापस ले आया और उसके दादाजी हमेशा उसे मोटिवेट करते थे और ये मानती हुई कि वो एक कमजोर इंसान है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ताकतवर नहीं बन सकता। और तभी से ईके ने अपने दादाजी जैसा ताकतवर बनने की इच्छा की और भले ही उसे अकेले ट्रेनिंग करनी पड़ी और किसी ने उसे सिखाया नहीं। और ईके की कहानी सुनकर स्टेला को अपना बचपन याद आया जब वो हमेशा अकेले प्रैक्टिस करती थी और भले ही वो एक किंग की बेटी थी। और ईके की कहानी ने स्टेला को उसके हालत पर तरस खाने में मजबूर कर दिया और उसी पर स्टेला और ईके ने ताकतवर बनने का फैसला किया और भले ही वो एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। दूसरी ओर शिजुको ने नागी से अपने परिवार के बारे में बातें की और उसने अपने बड़े भाई के पास्ट के बारे में बताया जिसे उसके परिवार ने बुरी तरीके से ट्रीट किया था जिसकी वजह से उसे उनसे नफरत हो गई। और उसने अपने बड़े भाई के लिए अपना बेस्ट देने का वादा किया। और अगले दिन स्टेला और ईके अपने एबिलिटीज को सुधारने के लिए ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए। और स्टेला को पहले से अपने लड़ाई का शेड्यूल मिल चुका था और वो 3rd ग्रेड के मोमोटानी से लड़ने जा रही थी और वो काफी एक्साइटेड लग रही थी क्योंकि इस फेस्टिवल में अपनी ताकत दिखाने का एक मौका था और ये सबसे मजबूत ब्लेजर के खिलाफ लड़ने का तरीका था। और इसके बाद स्कूल की घंटी बजी और स्टेला ने ईके को बाहर ले जाने का इरादा किया और ईके ने कहा कि आज फ्राइडे है जिसका मतलब है कि कल स्कूल की छुट्टी है। और फिर ईके को शिजुको की तरफ से एक मैसेज मिला जिसमें उसने सैटरडे को शॉपिंग पर जाने के बारे में कहा था। और स्टेला को उदास देखकर ईके ने उससे कहा कि वो भी शिजुको के साथ शॉपिंग पर चले। और अगले दिन वो एक टोक्यो के शॉपिंग सेंटर में साथ गए और शिजुको ने अपने रूममेट नागी को भी इन्वाइट किया। और कुछ देर चलने के बाद उन्होंने कैफे में ब्रेक लिया जहाँ उन्होंने ड्रिंक और आइसक्रीम का ऑर्डर किया। और इस दौरान स्टेला और शिजुको ईके के पास रहने के लिए स्ट्रगल करती रही। और इसके बाद ईके और नागी कुछ समय के लिए टॉयलेट गए और ईके ने फिर नागी को थैंक यू किया क्योंकि वो स्कूल में उसकी छोटी बहन का ख्याल रखता है। पर तभी अचानक नागी को पता चलता है कि कुछ क्रिमिनल्स हॉस्टेस को ढूंढने और उन्हें शूट करने के लिए टॉयलेट में आए थे लेकिन वो ईके और नागी को नहीं ढूंढ पाए क्योंकि दोनों ही नागी के डायमेंशन स्पेस डिवाइस की मदद से भाग गए थे। और नागी एक शैडो कंट्रोलर है इसलिए वो एक कमरा बना सकता है और दूसरे कमरे को क्रॉस कर सकता है। और इसके बाद ईके ने तुरंत प्रिंसिपल को कॉल किया और बताया कि वो दोनों छुपे हुए हैं क्योंकि टोक्यो में क्रिमिनल्स उनको हॉस्टेस बनाना चाहते थे। प्रिंसिपल ने उसे बताया कि उसे पहले से ये जानकारी थी क्योंकि ये घटना अभी ब्रेकिंग न्यूज है। और फिर ईके ने उनसे अपनी मैजिकल डिवाइस यूज करने की परमिशन मांगी जबकि कैफे में सभी लोगों को होस्टेस बना लिया गया था और उनमें से स्टेला और शिजुको भी होस्टेस बन चुके थे और वो बाकी सभी होस्टेस की तरह बैठे हुए थे बिना किसी फाइट के। लेकिन जब गुंडों ने एक छोटे बच्चे को लात मारा और उसे अपने हथियार से धमकाया तो तुरंत स्टेला ने अपनी मैजिकल पावर का यूज किया और वो गुंडे स्टेला के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी गोली का असर स्टेला के ऊपर नहीं होता। पर तभी एक आदमी जिसका नाम बिशप होता है जो कि गुंडों का लीडर और ब्लेजर है उसने स्टेला को वर्मिलियन किंगडम की दूसरी प्रिंसेस कहा और उसने तुरंत अपनी शक्ति जजमेंट रिंग का इस्तेमाल किया जो स्टेला की पावर्स का मुकाबला कर सकता था। और स्टेला ने भी फायर ड्रैगन मैजिक शॉट से हमला किया लेकिन बिशप ने एक सेकंड में उस हमले को रोक दिया और स्टेला को बेकार कर दिया। और इसके बाद उसने स्टेला से उसके कपड़े उतारने के लिए कहा और ईके जो ये देख रहा था वो तुरंत मदद करना चाहता था लेकिन नागी ने उसे रोक लिया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हॉस्टेजेस थे। और जब स्टेला अपने कपड़े उतारने वाली थी ईके बहुत गुस्से में आ गया और तुरंत बाहर जाने का फैसला किया। और शिजुको जिसने ये देखा वो भी चुप नहीं बैठी और उसने तुरंत अपनी पावर का यूज किया और उसने अपनी श्योर शक्ति को रिलीज किया जिससे एक ऐसा प्लेस बन गया जो सभी हॉस्टेस की सुरक्षा कर सके। और इस बीच कमरे के बाहर सभी गुंडे अपनी राइफल से उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी नागी ने ईके को अपनी 7 टेक्निक सीक्रेट में से एक रोको टेक्निक का इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया और वो तुरंत गुंडों के ऊपर हमला करने के लिए बढ़े। और इस टेक्निक ने गुंडों को घायल कर दिया लेकिन एक गुंडे ने ईके को धमकी दिया कि वो एक हॉस्टेस को गोली मार देगा। पर तभी हॉस्टेस के
बीच में एक रहस्यमय इंसान दिखाई देता है जिसकी ट्रांसपेरेंट पावर ने धमकी देने वाले गुंडे को पैरालाइज कर दिया और वो अननोन पर्सन एक लड़का होता है जिसका नाम किरीहारा था और उसने वहाँ पर सभी को बचा लिया। और उस घटना के बाद किरीहारा अपनी बहादुरी के ऊपर गर्व महसूस कर रहा था और वो लड़कियों के बीच में घिरा हुआ था। और फिर इके ने किरीहारा के पास जाकर उसे थैंक यू करने की कोशिश की, लेकिन किरीहारा ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कमजोरों की मदद करना उसका काम है। और स्टेला इस ताना को बर्दाश्त नहीं कर सकी और तभी किरीहारा ने कहा कि इकी सिर्फ एक डरपोक है जो उससे मुकाबला करने से डरकर मैच से पीछे हट गया था। पर तभी इकी का फोन बजता है और उसके मैच शेड्यूल के लिए एक ईमेल आता है और उसमें लिखा था कि वो शिजुआ किरीहारा से लड़ने वाला था। और किरीहारा स्कूल के चुने गए स्टूडेंट में से एक था जो स्टूडेंट पिछले 7 स्टार फेस्टिवल में हागो नाइट एकेडमी का रिप्रेजेंट करते थे। उनमें से एक किरीहारा था। और अब अगले दिन 7 स्टार फेस्टिवल के पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन ऑर्गेनाइज किया गया और अब पहले मुकाबले में स्टेला का सामना मोमोटामी, जिसे की हेवी टैंक के नाम से जाना जाता था, उसके साथ हुआ और स्टेला ने आसानी से इस लड़ाई को जीत लिया। और दूसरी ओर मैच शुरू होने से पहले इके ने किरीहारा की मूवमेंट टेक्निक को स्टडी किया और उसे पता था कि किरीहारा के पास ट्रांसपेरेंट कैमोफ्लेज टेक्निक है और वो एक रेंज फाइटर है, इसलिए उसे उसको हराने के लिए प्लानिंग करनी होगी। और अब शाम को इके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जॉगिंग कर रहा था। पर तभी नागी उसके पास आया और नागी ने उससे पूछा कि आखिर वो और किरीहारा क्यों लड़ रहे हैं। और इकी ने उसे पिछले साल की कहानी बताई जब कुरोगामे फैमिली के मेंबर्स किरीहारा का हागो नाइट एकेडमी के प्रेजेंट के हेडमास्टर के साथ भी रिलेशन था। और इसके अलावा किरीहारा चाहता था कि इके एकेडमी से निकल जाए ताकि कुरोगामे फैमिली को शर्मिंदा किया जा सके। और वो हमेशा इके को लड़ने के लिए चैलेंज करता था, लेकिन इके चुप रहता और लड़ाई से मना कर देता था। लेकिन इस बार इके को स्कूल के ऑफिशियल टूर्नामेंट इवेंट में लड़ना था और इसीलिए उसे किरीहारा को हराने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। और अगले दिन मैच शुरू होने से पहले खबर आई कि इके और किरीहारा के बीच की लड़ाई जीने और मरने की लड़ाई होगी और ये चैलेंज किरीहारा ने किया था। और ये सुनकर इके शुरू में चुप रहा, लेकिन लास्ट में उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और जब लड़ाई शुरू होने में 30 मिनट बाकी था, इके नर्वस दिख रहा था और वो अपने अंधेरे पास्ट को याद कर रहा था जब उसे सभी लोग कमजोर मानते थे। और फिर मैच का समय हो गया और दोनों अरीना में आ गए और लड़ाई की स्टार्टिंग में दोनों अपनी पावर को रिलीज करने के लिए तैयार थे। और इके अभी भी किरीहारा के इनविजिबल स्पेस का मुकाबला कर रहा था, जबकि इकी को एक जंगल में धोखा देकर चारों तरफ से आ रहे एरोस का सामना करना पड़ा जिन्हें वो देख नहीं पा रहा था। और उसने अपनी तलवार से तीरों के हमले को काउंटर किया और उसने एरोस के स्रोत को तोड़कर किरीहारा को ढूंढ निकाला, लेकिन किरीहारा ने फिर से कैमोफ्लेज कर लिया और मिलियन रेंज छोड़ा जिससे इकी को चोट लगी और वो खून से लथपथ गिर पड़ा। और किरीहारा ने खुद के ऊपर प्राउड महसूस करते हुए इकी को सबसे बेकार कहा। और फिर सभी स्टेडियम के लोग भी इकी को चिढ़ाने लगे और वहीं पर स्टेला जो ये सब कुछ नहीं सुन पा रही थी, उसने तुरंत चिल्लाकर सभी को शांति रखने के लिए कहा। और कुछ समय बाद इकी फिर से खड़ा हुआ और अब इकी ने किरीहारा की मूवमेंट्स को समझ लिया और अब वो अपनी ब्लेड स्टील टेक्निक के साथ और अब वो किरीहारा की हर मूवमेंट्स को पढ़ सकता था। और उसने एक और नया स्किल भी जोड़ लिया जिससे उसके हमले किरीहारा को कमजोर करने लगे और इकी अब किरीहारा को मारने के लिए तैयार था। लेकिन तभी किरीहारा ने हार मारने का अनाउंसमेंट किया और उसने कहा कि वो और ज्यादा घायल नहीं होना चाहता। और इस तरीके से लास्ट में इकी ने इस लड़ाई को जीत लिया। और लड़ाई के बाद इकी को स्कूल के क्लिनिक में इलाज के लिए ले जाया गया क्योंकि उसकी चोटें काफी गंभीर थी। और इसके बाद स्टेला को इकी के पास देखा गया जो उसके पास में बैठी थी और वो लास्ट में सो गई। और स्टेला को जो इकी के प्रति ट्रू फीलिंग्स थी उन्हें देखकर इकी ने आखिरकार कहा कि वो उससे प्यार करता है और स्टेला ने भी उससे कहा कि वो भी उससे प्यार करती है। और फिर दोनों ने गले लगकर एक दूसरे को अपना लवर स्वीकार किया और ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। और इसके बाद इके और भी ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करता रहा ताकि वो टूर्नामेंट जीत सके। और अब तक इके ने 5 मुकाबले जीत लिए थे। और दूसरी तरफ इके जो हमेशा लड़ाई जीतता था और एकेडमी की लड़कियों को इफेक्टेड करता था और वो उसे पर्सनली ट्रेन करने के लिए कहते थे। और 2 हफ्तों तक डेटिंग करने के बाद स्टेला को एहसास हुआ कि इके हमेशा उसे जलन महसूस कराता था क्योंकि वो हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था। और इके की पॉपुलैरिटी ने एकेडमी के बाकी स्टूडेंट को जलन महसूस करा दिया और इसीलिए वो उसके पास आए जबकि वो प्रैक्टिस कर रहा था। और उन्होंने अपने अपने इक्विपमेंट निकाले और इके के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इके ने उनको आसानी से हरा दिया। और इसके बाद उन्होंने इके से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि वो उसकी जीत और एकेडमी की लड़कियों से घिरे होने को देखकर जलन महसूस करते थे। और फिर स्टेला एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश करती है और इके के लिए 2 जूस की बोतल आती है, लेकिन तभी शिजुको आई और उसने पहले इकी को ड्रिंक दे दिया। और ये देखकर स्टेला गुस्सा हो गई थी और आखिरकार उसने दोनों बोतल अकेले ही पी लिया। और अब डॉर्म रूम में पहुंचकर स्टेला ने अच्छी गर्लफ्रेंड बनने के लिए डेटिंग गेम के जरिए प्रैक्टिस करती है, लेकिन फिर भी इकी उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि वो अपने एकेडमी के दोस्तों को ट्रेनिंग करा रहा होता है। और फिर स्टेला ने कागामी को अपनी बात बताई कि वो और इके 2 हफ्तों से डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को किस नहीं किया। और कागामी ने लास्ट में उन दोनों के रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए मदद किया और दोनों का पहला किस हुआ। और फिर इकी और स्टेला को अगले मुकाबले का शेड्यूल बताया गया जिसमें इके को अगले दिन रेने रिन से लड़ना था। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैच शुरू हुआ और इके और स्टेला ने एक एक करके अपने मुकाबले जीत लिए और अपने ओपोनेंट्स को हराने के बाद इके और स्टेला अल्टीमेटली जीत गए। और लड़ाई के खत्म होने के बाद वो लोग स्कूल के मैदान में गए जहाँ इके को शिजुको ने दौड़ा किया और उसे ट्रीट करने का ऑफर दिया। और फिर स्टेला और शिजुको के बीच में फिर से बहस शुरू हो गई। पर तभी नागी आया और उसने बताया कि कोई तो इके का पीछा कर रहा है और वो पर्सन 1 हफ्ते से इके का पीछा कर रहा था। और ये सुनकर स्टेला और शिजुको डर गई क्योंकि उनको लगा कि वो पर्सन कोई गुंडा हो सकता है। और फिर इकी उस पर्सन के पास गया जो पेड़ के पीछे छुपा था और पता चला कि वो एक लड़की थी जिसे लड़कों से डर था और वो इतनी शर्मिंदा हो गई कि वो गिर पड़ी। और इस घटना के बाद लड़की को स्कूल क्लिनिक ले जाया गया
गया और फिर उस लड़की ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम एओस से आयासुजी था और वहीं पर ईके ने आयासुजी क्लैन का नाम सुना था और उसका क्लैन एक फेमस समुराई से जुड़ा हुआ है जिसका नाम काइटो आयासुजी है और काइटो आयासुजी आयासो के फादर हैं और काइटो को लास्ट समुराई कहा जाता है क्योंकि वो काफी टैलेंटेड हाई लेवल स्वॉर्डमैन है और हालांकि वो एक ब्लेजर नहीं है फिर भी उन्होंने कई चैंपियनशिप जैसे कि 10 ईगोसो टूर्नामेंट, ताजाई टोसुको मुसाशी कप और जूडिंग टूर्नामेंट जीते हैं। और ईके ने फिर उसके फादर का हालचाल पूछा तो उसने बताया कि उसके फादर को पिछले मैच में एक दुर्घटना के कारण इलाज किया जा रहा है। और फिर शिजुको ने पूछा कि एओसे का ईके का पीछा करने का कारण क्या था तो उसने बताया कि वो ईके से तलवारबाजी की टेक्निक को सीखना चाहती थी क्योंकि ईके की ताकत उसके फादर के बराबर थी क्योंकि उसके अनुसार ईके और उसके फादर दोनों ही ब्लेजर नहीं है फिर भी उनकी पावर इक्वल है। और ईके को ये सुनकर खुशी हुई और उसने उसे सिखाने का फैसला किया और अगले दिन ईके और आयसे ने तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना शुरू किया। लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो आयसे कमजोर नहीं दिख रही थी और उसकी मूवमेंट्स काफी एक्यूरेट थी। दरअसल उसने ईके से बेसिक मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करने के बजाय अपने फादर के पावर को सरपास करने और अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए मदद मांगी थी। और ईके ने बताया कि उसकी मूवमेंट उसकी फादर की मूवमेंट्स की तरह फास्ट नहीं थी और हालांकि उसने अपने फादर की मूवमेंट्स की नकल की थी। और ईके ने उसे सलाह दी कि वो किसी की नकल ना करे बल्कि वो अपनी खुद की टेक्निक तैयार करे। और उसने ये भी कहा कि उसके और उसके फादर की फिजिक भी अलग है और इसीलिए उसे अपनी अनोखी पावर को पहचान कर सुधारना चाहिए। और ईके के अनुसार आयसा के साथ यह गलत था कि फीट की स्थिति स्टैंड करते समय ठीक नहीं थी। और ईके ने फिर आयसा के थाइस को पकड़कर टांगों को ठीक किया। और हालांकि स्टेला, शिजुको और आयसे शर्म के मारे लाल हो गए जब उन्होंने इकी को ऐसा करते देखा, लेकिन इकी का ओपिनियन सही था। एक न्यू फुट पोजीशन के साथ उसकी मूवमेंट्स तेज हो गई। और शाम की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद आयसे ने इकी को थैंक यू किया। और डॉर्म रूम में स्टेला अभी भी इके से जलन महसूस कर रही थी जो हमेशा दूसरे लड़कियों के करीब रहता था। लेकिन इके ने स्टेला का हाथ पकड़ा और उसने वादा किया कि वो वफादार और प्रोफेशनल रहेगा लड़कियों को ट्रेन करने में। और अगले दिन स्टेला, इके और आयसे ने एक कैफे में खाने का फैसला किया और अचानक लड़कों और लड़कियों का ग्रुप वहाँ पर आया जो आयसे को बुला रहा था। और उनके पास एक लड़का आया जिसका नाम कुरारो कुराशिकी था और वो डोना एकेडमी का हीरो स्टूडेंट था और इसका निकनेम स्वॉर्ड ईटर था। और इके ने उससे कहा कि वो आयसे को परेशान ना करे, लेकिन अचानक कुरोरो ने उसके सर पर ग्लास बोतल से हमला कर दिया। और उस समय कुरोरो ने इकी को अंडर एस्टिमेट किया और उसके चेहरे पर थूक दिया, लेकिन इकी शांत रहा और मुस्कुराया। और वहीं पर स्टेला, जो अभी भी कुरोरो के बिहेवियर से नाराज थी, और उसने उनकी अपोज जाने की कोशिश की, लेकिन इके ने उसे रोक दिया और वो लोग वहाँ से चले गए। और बाद में स्टेला ने पूछा कि इके चुप क्यों रहा, तो उसने समझाया कि अगर वो उन लोगों से लड़ता तो उसे एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाता क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस में डिवाइस का इस्तेमाल करता। और आयसा ने बताया कि कुरोरो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, पर तभी अचानक दो लड़की वहाँ पर आ गई जिसमें से एक कनाटा टोरोरो कुरारा और दूसरी हनगुन। और उन्होंने कहा कि इके के फाइट बैक न करने का तरीका सही था। और फिर वो सभी घर चले गए। और घर जाते समय इके को मैच शेड्यूल के बारे में एक ईमेल मिला और उसमें लिखा था कि इके का 7वां मैच अगले दिन आयसा आयासुजी के खिलाफ होगा। और अगले दिन नागी ने इके से उसके और आयसा के लड़ाई के बारे में पूछा क्योंकि अगर वो हार जाती है तो उनकी दोस्ती खत्म हो सकती है। लेकिन इके ने नागी से कहा कि वो अपने दुश्मन के खिलाफ एक नाइट की तरह लड़ेगा। और वो आयसा की मेंटेलिटी को लेकर चिंता में था क्योंकि उसे अपने ही मास्टर से लड़ना था। और इके ने फिर कहा कि आयसा ने मैच से पहले उसे मिलने के लिए एक मैसेज भेजा, लेकिन नागी ने उससे कहा कि ये उसका एक जाल भी हो सकता है क्योंकि ये स्कूल में उसका एग्जिस्टेंस काफी मिस्टीरियस है। और उस रात फिर भी इके आयसा से मिलने आया एक बिल्डिंग की छत पर। और आयसा ने अपनी समुराई कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और उसने कहा कि वो उसके खिलाफ मुकाबला नहीं कर सकती। और सरप्राइजिंगली आयसा ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की जिससे इके मैच जीत जाएगा। लेकिन इके, जो अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहता था, और उसने ईटोसोरा टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे उसकी स्पीड बढ़ गई और उसने आयसा को बचा लिया। लेकिन उसकी एनर्जी बहुत खत्म हो गई और जिस वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया। और हमें पता चलता है कि आयसा ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि इके अपनी एस पावर को इस्तेमाल कर दे। और उसे पता था कि ईटोसोरा टेक्निक को दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे अगले दिन के मैच में वो उसके इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो जीत सके। और इसके बाद इके अपने कमरे में लौटा थका हुआ और वो सीधा स्टेला के ऊपर गिर पड़ा। और अगले दिन इके प्रिंसिपल से मिलने गया ताकि आयसा के बारे में जानकारी ले सके। और प्रिंसिपल ने बताया कि 2 साल पहले आयसा एक तलवारबाज थी और उसके फादर एक मजबूत वॉरियर कुरोरो से हारने के बाद कोमा में चले गए थे। और तभी से उसकी आइडेंटिटी मिस्टीरियस हो गई और कुरोरो ही 7 स्टार फेस्टिवल का फाइनलिस्ट बना था। और यही कारण था कि आयसा इस मैच को जीतना चाहती थी ताकि वो फाइनल में कुरोरो से मुकाबला कर सके। और जल्दी ही मैच शुरू होने वाला था और इके और आयसा दोनों ही अरीना में आ गए। और मैच शुरू होते ही इके ने तुरंत आयसा के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन अचानक उसे एक इनविजिबल तलवार का अटैक लगा। और ये आयसा की टेक्निक थी जो एक विंड स्वॉर्ड टेक्निक थी। और वो दोनों लड़ाई कंटिन्यू रखे और लड़ाई के दौरान इके को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे उसने बहुत सारी तलवार की झलक देखी। और आखिरकार इकी को समझ आया कि आयसा ने जानबूझकर अपनी विंड ब्लेड चारों तरफ फैलाई थी ताकि वो अपने ओपोनेंट को टुकड़ों में काट सके। और अगर वो इस बात का रिपोर्ट करता तो वो जीत सकता था क्योंकि आयसा की ये चाल चीटिंग थी। और इकी को यूरी चैन से जानकारी मिली थी कि आयसा ने चीटिंग किया था, लेकिन फिर भी वो मैच कंटिन्यू रखना चाहता था। और भले ही इके काफी घायल हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आयसा के ऊपर लगातार हमला करता रहा, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट थोड़ा डगमगा गया और वो इकी के ऊपर हमला करने में हिचकिचाने लगी। और ये इकी की टेक्निक थी जिससे उसने आयसा के मेंटल स्टेट को और खराब कर दिया। और आखिरकार फोर्स स्वॉर्ड टेक्निक के हमले के साथ इके ने आयसा को हरा दिया बिना उसे चोट पहुंचाए। और लास्ट में वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और अगले दिन इके और स्टेला जंगल में आयसा के
घर पर गए और उन्होंने आयसुजी परिवार के खोई हुई जगह को वापस लेने और कुरोरो से लड़ने की प्लानिंग बनाई। और कुरोरो हमेशा सभी कॉलेज को अपने खिलाफ मुकाबला करने के लिए चैलेंज करता था। और जब काइटो ने कुरोरो से मुकाबला किया और उनकी ताकत बराबर थी, लेकिन जैसे ही काइटो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करना चाहता था, पर तभी वो अचानक गिर पड़ा क्योंकि कुरोरो ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। और इसके बाद इकी ने घर का दरवाजा खोला और कुरोरो को चैलेंज किया और इकी को देखकर कुरोरो ने कमजोर समझा। और फिर इकी ने कहा कि वो कल एकेडमी की रूल्स की वजह से चुप था, लेकिन अब वो कुरोरो को चैलेंज कर रहा है ताकि वो अपना सम्मान वापस पा सके। और जगह दिखाते हुए कुरोरो ने उन कॉलेजों का जिक्र किया जिन्हें उसने हराया था। और जिसके बाद लड़ाई शुरू हुआ और कुरोरो ने ओरोचिमारू स्वॉर्ड निकाला जो एक भयानक सांप की तरह दिखता था। और लड़ाई की शुरुआत में इकी ने अपने दुश्मन की चाल और उसकी टेक्निक को समझा और उसे समझ में आया कि कुरोरो की स्पीड एक सुपर फास्ट सांप की तरह थी और उसकी तलवार 2 फॉर्म में चेंज हो सकती थी, जिस वजह से काइटो हारा था क्योंकि वो कुरोरो का रिफ्लेक्स मूवमेंट था जिससे वो अपनी ताकत 3 गुना बढ़ाकर अलग अलग साइड से हमला कर सकता था। और इके ने कुरोरो की टेक्निक को ध्यान से देखा और फिर सीरियसली हमला करना शुरू किया और कुरोरो ने एक साथ दोनों साइड से हमला किया, लेकिन इके मुस्कुराया क्योंकि उसे उसकी कमजोरी पता चल गई थी। और जितनी तेजी से कुरोरो हमला करता और उतनी ही तेजी से उसकी एनर्जी खत्म होती गई। और फिर इके ने आयासुजी की तलवार टेक्निक निकाली जिसे टेनमू कहा जाता था। और वहीं पर आयासे हैरान रह गई कि इके को उसके फादर की लास्ट मूव कैसे पता चली। और फिर स्टेला ने उसे समझाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्लेड स्टील दुश्मन की मूव्स को चुरा सकता था। और जब आयासे और इके ट्रेनिंग कर रहे थे तब उसने ये मूव सीख लिया था। और आखिरकार कुरोरो हार गया और वो घर से जाते हुए बोला कि वो 7 स्टार फेस्टिवल के फाइनल में उनसे फिर मिलेगा। दूसरी ओर शिजुको अपने घर पर थी और वहीं पर हम इके के फादर को भी देखते हैं और उसका नाम इत्सुकी कुरोगेन था। और उसके फादर खुश थे क्योंकि शिजुको ने एकेडमी सिलेक्शन में 12 मैचेस जीत लिए थे। और फिर शिजुको ने अपने फादर को बताया कि इके ने भी 12 मैचेस जीत लिए हैं, लेकिन उसके फादर को इके की कुछ खास परवाह नहीं थी। दूसरी ओर स्टेला और इके को एकेडमी के पहाड़ी इलाके में छुट्टी मनाने का स्पेशल परमिशन मिला क्योंकि वो हगुन एकेडमी की तेजी से उभरते हुए फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन असल में वो लोग वहाँ पर छुट्टी मनाने नहीं गए थे, बल्कि उन्हें वॉर जोन के बाहरी और अंदर की जगह को साफ सफाई करने के लिए कहा गया था। और फिर स्टेला और इके को पहाड़ की चोटी के इलाके को साफ करने का काम दिया गया और वो दोनों इतनी दूर तक चले कि स्टेला थक गई। और जब वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उनके ऊपर रॉक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और इके ने अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक सेगेकी से हमला किया और एक रॉक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। और उस मॉन्स्टर ने फिर से अपने बॉडी को जोड़ लिया और इकी उनको देखकर चौंक गया था, जबकि स्टेला जो बीमार थी वो उसकी मदद नहीं कर सकी। और वहाँ पर ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक और स्टूडेंट उनकी मदद करने के लिए आया और वहाँ उन्होंने महसूस किया कि पत्थर के मॉन्स्टर बिल्कुल एक कठपुतली की तरह थे। इसका मतलब है कि इन मॉन्स्टर्स के पीछे कोई ब्लेजर था। और वहाँ पर एक लड़की टोका टोटो भी थी जो क्लास प्रेसिडेंट थी और वो मॉन्स्टर के कंट्रोल को और उसने अपने पावरफुल स्वॉर्ड रेकरी का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को हरा दिया। और फिर एक मिस्टीरियस पर्सन दिखाई दिया जो इकी और स्टेला को टारगेट बना रहा था, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि वो कौन था। और अगले दिन वो लोग एकेडमी लौट आए और इके ने नागी को टोका टोटो के ग्रेटनेस के बारे में बताया, खासकर जब वो अपने दुश्मन से रेकरी की नजदीकी स्वॉर्ड हमले से लड़ी थी। और फिर नागी ने कहा कि शिजुको का अगला मैच टोका टोटो के खिलाफ होगा जो अगले दिन एरिना में था। और अब अगले सीन में हम देखते हैं लड़ाई शुरू हुई और शिजुको ने अपने भाई को खुश करने का फैसला किया था और वो मुकाबला जीतने के लिए तैयार थी। और वो एक ब्लेजर है जो कि वाटर मैजिक और वो स्वॉर्ड एलिमेंट का यूज करती है। और इसके बाद मैच शुरू हुआ और दूर से ऐसा लग रहा था कि दोनों का मुकाबला बराबरी का है और वो टोका के हमलों को अपनी मैजिकल पावर से सहन कर सकती थी। लेकिन जब नजदीकी मुकाबला हुआ तो टोका ने एक ऐसा कदम उठाया और उसने ब्लिंक टेक्निक का यूज किया जिससे वो जल्दी मूव कर सकती थी और शिजुको को बेखबर करके उसके ऊपर हमला कर दिया। और फिर शिजुको ने काउंटर अटैक किया और मिस्ट मैजिक का यूज करते हुए और एक मैकेनिकल स्वॉर्ड की लड़ाई हुई, जब तक कि लास्ट में टोका की रिकरी स्वॉर्ड टेक्निक ने शिजुको को हराकर मैच जीत लिया। और शिजुको की हार के बारे में उसके फादर ने सुना तो उसने उस मिस्टीरियस पर्सन के साथ मिलकर रॉक मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाला एक बुरा प्लान सोचा। और दूसरी तरफ स्टेला ने 14 मैच जीत लिए क्योंकि स्टेला और इके ने हागोनाइट एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए 6 विनर स्टूडेंट में से होने का वादा किया था। और फिर उन दोनों ने किस किया बिना ये जाने की कोई पर्सन इस घटना की फोटोज क्लिक कर रहा था। और फिर इकी को प्रिंसिपल ने अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने पूछा कि क्या इके को उस चालाक बूढ़े आदमी अकाजा के बारे में पता था जो इंटरनेशनल फेडरेशन मैजिक नाइट से था। तो इके ने बताया कि वो उससे कई बार मिल चुका था और अकाजा कुरोगाने फैमिली का ब्रांच मेंबर है। और इके के अनुसार करंटली वो उसके फादर के लिए काम करता है और अब ऐसा लगता है कि वो अब जापानीज फेडरेशन ब्रांच में एथिक्स कमेटी का चीफ है और सीक्रेट तरीके से हागोन एकेडमी पर नजर रख रहा है। और फिर प्रिंसिपल ने उनको कांग्रेचुलेट किया क्योंकि अब 7 स्टार फेस्टिवल में 3 बड़े नाम शामिल होंगे, यानी कि इके, स्टेला और टोका टोटो। और इसके बाद वो दोनों स्टूडेंट मैनेजमेंट रूम में लौटे और वहाँ पहुंचने पर टोका ने दूसरे स्टूडेंट को रूम को गंदा करने के लिए डांटा। और जब स्टूडेंट यूनियन ने एक ऑर्फनेज को विजिट किया तो इकी और स्टेला को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। और जब वो वापस हॉस्टल लौटे तो वहाँ पर न्यूज़पेपर में एक खबर थी जिसका टाइटल था प्रिंसेस स्टेला का मना किया गया घोटाला। और इसमें लिखा था कि इकी जो एक रैंक एफ स्टूडेंट था उसने एक रॉयल प्रिंसेस को बदनाम किया था और स्टेला ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये झूठी खबर थी और असल में ये खबर अकाजा का प्लान था जो इके से नफरत करता था। इसी कारण अकाजा ने एथिक फेडरेशन के नाम पर इके के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और कुछ दिन तक अकाजा जानबूझकर इके से गलतियां निकालता रहा ताकि वो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सके। और फिर वो एथिक्स कोर्ट रूम में गए जहाँ इके को एक रॉयल प्रिंसेस के खिलाफ अब्यूज के मामले में पूछताछ की गई और इके को यकीन था कि ये अकाजा के काम से जुड़ा हुआ था जो जापान में मैजिक
फेडरेशन का चीफ था और इसे उसके फादर से कुछ लेना देना था। और फिर इकी ने आकाशा से कहा कि वो अपने फादर से मिलना चाहता है और इसके बाद उसके फादर स्क्रीन में आए और कहा कि वो एक कमजोर इंसान है और उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि खाली पावर से भी केवल खाली चीजें ही तैयार होती हैं। और इकी से यह बोला गया कि वो सेल्फ अवेयर हो और वो कुछ ना करे, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे कमजोर लोग घमंडी हो सकते हैं। लेकिन इके के लिए उसके फादर के शब्द ने इंस्पायर किया और उसे समझ में आया कि उसके फादर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो बिना किसी मैजिकल टैलेंट के पैदा हुआ था और इस कारण कुरागाने फैमिली को शर्मिंदा किया था। इसीलिए केवल इके ही था जो खुद को उठाकर परिवार का नाम रोशन कर सकता था। और फाइनल एग्जाम में विजेता बनने के लिए इके को सोचने का एक मौका दिया गया, क्योंकि उसका अगला मुकाबला टोका टोटो से था, जो इस साल 7 स्टार फेस्टिवल के सेमीफाइनलिस्ट और क्लास की नंबर 1 स्टूडेंट थी। और अकाजा ने इके को चैलेंज किया कि अगर वो टोका के खिलाफ जीत जाता है तो वो उसे कम समझना बंद कर देंगे, लेकिन अगर वो हारता है तो उसे हगो नाइट अकेडमी से बाहर निकलना होगा। और अगले दिन सिलेक्शन राउंड शुरू हुआ, जहाँ केवल 6 लोग ही रिप्रेजेंट करेंगे। और लंबी कहानी के बाद नागी ने सिलेक्शन पास कर लिया और फिर इकी और टोका के बीच लड़ाई थी, लेकिन वो लोग हैरान थे क्योंकि इकी अभी तक नहीं आया था। और असल में आकाजा ने इकी से कहा था कि वो फेडरेशन बिल्डिंग से एकेडमी तक चल के आए। और इके ने अपने लास्ट वीक के यादों को ताजा करते हुए अपने दर्द को काबू किया, जो उसे और भी मजबूत बना दिया। और हार का मतलब यह नहीं था कि वो कमजोर था, और इके की कमजोरी ने ही उसे ताकतवर बनने के लिए मोटिवेट किया। और फिर इके एकेडमी पहुंचा और तुरंत शिजुको ने उसे वेलकम किया और सब लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। और फिर वो दोनों बैटल अरेना में आ गए और दोनों ने एक दूसरे की पावर को दिखाया। और इके ने इटेशोरा का इस्तेमाल किया जबकि टोका ने रिकी रिका। और जब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया तो एनर्जी का जबरदस्त टकराव हुआ और लंबी लड़ाई के बाद लास्ट में इके ने टोका को हरा दिया। और इके की जीत को अकाजा ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो अपनी डिवाइस के साथ इके के ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन तभी स्टेला आई और उसने इके को अकाजा के हमले से बचाया। और फिर इके ने सभी के सामने स्टेला को शादी का प्रपोजल दिया और स्टेला चौंक गई और कंफ्यूजन में थी। और तभी स्टेला ने जवाब दिया कि वो इके से शादी करने के लिए तैयार है। और कगामी जिसने इस ऑफर को देखा और उसने चिल्लाकर कहा कि उन्होंने ये सब लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट के बीच क्यों किया। और आखिरकार इकी और स्टेला ने एक दूसरे को किस किया। और दूसरी तरफ स्टेला के फादर ने इकी के फादर को कॉल किया और उससे कहा कि वो बच्चों के मामले में इंटरफेयर ना करे और अपने बिजनेस के मामले में ध्यान दे। और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए ब्रांड न्यू एनीमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।